अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड पार्ट है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का। व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? ये वो सिस्टम है जिसमें हार्मोन्स रिलीज करके हमारे वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। सो एंडोक्राइन सिस्टम में 3 मेन ग्लैंड्स प्रेजेंट है। एक है पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर आएगा थायराइड ग्लैंड, फिर आएगा एड्रिनल ग्लैंड। पिट्यूटरी एंड थायराइड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम एड्रिनल ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे उसके इंट्रोडक्शन से, और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम उसकी लोकेशन को देखेंगे। देयर आर 2 एड्रिनल, या इसको हम सुप्राड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, वन लोकेटेड इमीडिएटली अबव ईच किडनी। सो इसकी लोकेशन ऐसी है कि क्योंकि ये हमारी किडनी से रिलेटेड है, जैसे कि इसका नेम भी शो कर रहा है एड्रिनल, कि इसका जो रिलेशनशिप है वो हमारी किडनी से है। तो जैसे हमारी किडनी हमारी बॉडी में एज अ पेयर प्रेजेंट होती है, इस तरह हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है वो भी एज अ पेयर ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसकी जो लोकेशन होगी वो हमारी ईच किडनी के टॉप में होगी, और ये ईच किडनी के टॉप में एज अ कैप करके प्रेजेंट होते हैं, और इसकी जो शेप होगी वो पिरामिड या ट्रायंगुलर होगी। नेक्स्ट है इसका कलर। दे आर येलो टू ऑरेंज इन कलर। इनका जो कलर होगा वो येलो टू ऑरेंज की रेंज में होगा, एंड आर प्रेजेंट या पोजिशन रेट्रो पेरिटोनियली, और इसकी जो पोजीशन होगी वो रेट्रो पेरिटोनियल होगी। मीन्स कि ये पेरिटोनियल कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी के बिहाइंड करके प्रेजेंट होगा हमारी बैक साइड की तरफ। नेक्स्ट है इसकी पोजीशनिंग। द राइट एड्रिनल ग्लैंड इज एट अप्रोक्सीमेटली द लेवल ऑफ 12th रिब, व्हाइल द लेफ्ट इज लोकेटेड स्लाइटली हायर बिटवीन 11th एंड 12th रिब। सो इसकी पोजीशनिंग कुछ ऐसी होती है कि जो हमारा राइट एड्रिनल ग्लैंड है वो हमारी 12th रिब के लेवल में होता है, और जो लेफ्ट है वो हमारी 11th एंड 12th के दरमियान में होता है। और इसके रीज़न क्या है कि हमारी बॉडी में जो राइट एंड लेफ्ट किडनी है वो कुछ ऐसे करके प्रेजेंट होती है कि राइट किडनी थोड़ी नीचे करके प्रेजेंट होगी, और जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी हायर करके प्रेजेंट होगी। और इसका क्या रीज़न है कि राइट साइड पे हमारा लीवर होता है, और लीवर ने लार्ज स्पेस को ऑक्यूपाई किया होता है, जिसकी वजह से हमारी जो राइट किडनी है वो थोड़ी नीचे करके प्रेजेंट होती है। तो इस तरह हमारी राइट किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होगा वो 12th रिब के लेवल में होगा, और जो हमारी लेफ्ट पे होगा क्योंकि वो हायर है तो वो 11 एंड 12 के दरमियान में होगा। सो नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर। नॉर्मली हेल्दी अडल्ट एड्रिनल ग्लैंड आर रिलेटिवली स्मॉल। सो हेल्दी अडल्ट में ये रिलेटिवली स्मॉल होता है। अगर इसकी वेट की बात की जाए तो ये 4 to 6 ग्राम होता है। अगर इसकी विड्थ की बात की जाए तो ये होते हैं 3 सेंटीमीटर वाइड, और अगर इसकी लेंथ या हाइट की बात की जाए तो वो होते हैं 5 सेंटीमीटर हाइट, और ये इनकी थिकनेस जो होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है। सो ये है हमारा एड्रिनल ग्लैंड जो कि हमारी किडनी के टॉप में प्रेजेंट है। तो अगर उसको जूम इन किया जाए तो उसके रीजन्स कुछ ऐसे होते हैं कि बाहर जो पोर्शन होता है वो होता है कैप्सूल, जिसने इसको प्रोटेक्ट किया होता है। फिर इसके अंदर होगा कॉर्टेक्स, और बीच में बिल्कुल दरमियान में जो इनर पोर्शन होगा या इनर रीजन होगा वो होगा मेड्यूला। So next is anatomy. Each adrenal gland is protected by a thick collagen-rich outer capsule with a glandular tissue located beneath. So सबसे पहले आएगा renal capsule, जो कि क्या है, एक thick collagen-rich outer capsule है जिसने adrenal gland को protect किया होता है। The largest portion is the outer region called the adrenal cortex, accounting for around 90% of total adrenal volume. So सबसे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैप्सूल होगा, फिर उसके अंदर करके प्रेजेंट होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो कि मेनली हमारे एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पोर्शन होगा, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो बहुत बल्की होता है। इसने एड्रिनल ग्लैंड के 90% पोर्शन को बनाया होता है। The middle thin region called adrenal medulla which account 10% of the adrenal volume. और फिर बिल्कुल बीच में आएगा हमारा adrenal medulla, और इसने हमारे एड्रिनल वॉल्यूम का सिर्फ 10% ही बनाया होता है। तो अगर हम उसके दोनों पार्ट्स को 1 by 1 करके देखें कि एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला क्या है, तो सबसे पहले अगर हम देखें एड्रिनल कॉर्टेक्स, द एड्रिनल कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। सो ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है। विद इन द कॉर्टेक्स आर 3 लेयर्स कॉल्ड जोन्स। सो अगर हम एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहेंगे जोन्स के। ये उसके जोन्स हैं। When viewed under a microscopic, each layer has a distinct appearance and each has a different function. तो each layer जो होगी उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा, उनका फंक्शन भी डिफरेंट होगा।
The adrenal cortex is devoted to production of hormones namely aldosterone, cortisol and androgens. So ये वो वाले हार्मोन्स हैं जो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से बनेंगे। और एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन कौन से हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा? एल्डोस्टेरॉन को, कॉर्टिसोल को और एंड्रोजेंस। एल्डोस्टेरॉन हमारा मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है, कॉर्टिसोल हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है और लास्ट पे आ जाएंगे एंड्रोजेंस। तो वन बाय वन करके हम उस लेयर्स या उन जोन्स को देख लेते हैं जो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले आती है जोना ग्लोमेरुलोसा। The outermost zone of adrenal cortex is the zona glomerulosa. So ये वो वाली जोन होगी जो हमारे आउटर कैप्सूल या रिनल कैप्सूल से इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगी। सो ये हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स की सबसे आउटर मोस्ट जोन है। इट लाइज इमीडिएटली अंडर द फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द ग्लैंड। सो ये हमारे फाइब्रस कैप्सूल के बिल्कुल नीचे करके प्रेजेंट होगी। सेल इन लेयर फॉर्म ओवल ग्रुप्स सेपरेटेड बाय अ थिन स्ट्रैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फ्रॉम द फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द ग्लैंड। सो हमारे जोना ग्लोमेरुलोसा के जो सेल्स होते हैं वो ओवल शेप होते हैं और ये हमारे कैप्सूल से विद द हेल्प ऑफ थिन स्ट्रैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेपरेट होते हैं और उसके अलावा कैरी वाइड कैपिलरीज, इनमें कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती है। दिस लेयर इज द मेन साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये वाली जो लेयर है, मीन के जो फर्स्ट लेयर है वो वहां से बनेंगे मिनरल कॉर्टिकॉइड जो कि कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। फिर आ जाएगी हमारी नेक्स्ट जोन विच इज जोना फेसिकुलेटा। द जोना फेसिकुलेटा इज सिचुएटेड बिटवीन द जोना ग्लोमेरुलोसा एंड जोना रेटिकुलरिस। सो ये हमारे जोना ग्लोमेरुलोसा एंड जोना रेटिकुलरिस के दरमियान में करके प्रेजेंट होगी। सेल्स इन दिस लेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सच एज कॉर्टिसोल। फर्स्ट जोन हमारी मिनरल कॉर्टिकॉइड को बनाएगी, सेकेंड जोन जो है वो हमारी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को बनाएगी विच इज कॉर्टिसोल। इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री लेयर्स। तो अगर हम देखें तो ये हमारी बाकी दो लेयर से सबसे लार्जेस्ट होगी जिसने हमारे कॉर्टेक्स का सबसे ज्यादा पोर्शन जो है वो कवर किया होगा, अकाउंटिंग फॉर नियरली 80% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कॉर्टेक्स। तो जोना फेसिकुलेटा ने 80% ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स को कवर किया हुआ है। इन दी जोना फेसिकुलेटा सेल्स आर अरेंज्ड इन कॉलम रेडियली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द मेड्यूला। मेनली फेसिकुलेटा मीन्स होता है कॉलम्स। तो हमारी जो एड्रिनल फेसिकुलेटा है उसमें हमारे सेल्स कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो लास्ट लेयर इज जोना रेटिकुलरिस। द इनर मोस्ट लेयर जो हमारे एड्रिनल मेड्यूला के साथ इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगी, द जोना रेटिकुलरिस लाइज डायरेक्टली एडजेसेंट टू द मेड्यूला। सो ये हमारे मेड्यूला के बिल्कुल पास करके प्रेजेंट होगी। इट प्रोड्यूस एंड्रोजेंस। तो इसने प्रोड्यूस करने होते हैं एंड्रोजेंस। फर्स्ट लेयर ने प्रोड्यूस करने हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड, सेकंड ने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड लास्ट ने एंड्रोजेंस। इट्स स्मॉल सेल्स फॉर्म इरेगुलर कॉर्ड्स एंड क्लस्टर्स। सबसे पहले जोन में ओवल शेप थे, नेक्स्ट में कॉलम्स के तौर पे अरेंज किए गए थे और लास्ट पे जो हमारे जोना रेटिकुलरिस है इसके जो सेल्स होते हैं वो क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं, सेपरेटेड बाय अ कैपिलरीज एंड कनेक्टिव टिश्यू। और उनको सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और कैपिलरीज। एड्रिनल कॉर्टेक्स के एनाटॉमी के बाद अब उसके रिलीज किए हुए हार्मोन्स को देख लेते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 टाइप ऑफ हार्मोन्स को रिलीज किया जाता है। सबसे पहले है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, फिर आ जाएंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, फिर आ जाएंगे एंड्रोजेंस या एड्रिनल एंड्रोजेंस। तो सबसे पहले है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। दीज हार्मोन्स हेल्प टू कंट्रोल द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होम्योस्टेसिस। जैसे इसका नेम शो कर रहा है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स के इसका रिलेशनशिप है डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल से। तो इसने हमारी बॉडी में हमारे मिनरल्स, सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस के लेवल को मेंटेन करके रखना होता है एट अ इक्विलिब्रियम, जिसपे हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रही है, जिसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। कि इसका एक लेवल है जो हर टाइम मेंटेन रखना चाहिए, ना उस लेवल से हाई होना चाहिए ना लो होना चाहिए। पर्टिकुलरली कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आयंस, और मेनली इसने हमारे सोडियम एंड पोटाशियम आयंस के लेवल को मेंटेन करना होता है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन जोना ग्लोमेरुलोसा। सो ये हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स की फर्स्ट लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा में बनते हैं। द प्राइमरी मिनरल कॉर्टिकॉइड इज एल्डोस्टेरोन। सो एल्डोस्टेरोन प्राइमरी मिनरल कॉर्टिकॉइड होगा और इसका फंक्शन हमारे मिनरल्स को मेंटेन करके रखना होगा। इट्स सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय द ओलिगोपेप्टाइड एंजियोटेंसिन 2। तो यहाँ पे नेक्स्ट इसकी रेगुलेशन को डिस्कस किया जा रहा है और इसकी रेगुलेशन को हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे।
एल्डोस्टेरोन इज सिक्रेटेड रिस्पॉन्स टू हाई एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम लेवल। सो अगर हम इसके सिक्रीशन को देखें तो एल्डोस्टेरोन तब सीक्रेट किया जाता है जब हमारी बॉडी में पोटेशियम लेवल हाई हो जाता है। हाई पोटेशियम के अलावा कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन में हेल्प करते हैं, वो हैं लो एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम लेवल, लो फ्लूइड लेवल्स एंड ब्लड वॉल्यूम। हाई पोटेशियम लेवल, लो सोडियम लेवल, लो वाटर या ब्लड वॉल्यूम, ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी में एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन का कॉज बनते हैं। एल्डोस्टेरोन अफेक्ट्स मेटाबॉलिज्म इन डिफरेंट वेज। सो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी डिफरेंट वेज में अफेक्ट करता है। और ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। ये रिलीज ही तब होता है जब हमारी बॉडी में पोटेशियम का लेवल हाई हो जाए। तो इसका फंक्शन है कि इस लेवल को कम करना है। और इस लेवल को ये कम कैसे करेगा कि इसकी एक्सक्रीशन करवाना शुरू हो जाएगा थ्रू यूरिन। हमारी यूरिन में ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम आयंस को सीक्रेट किया जाएगा, एक्सक्रीट किया जाएगा, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी से रिमूव होते जाएंगे और इसका जो लेवल है वो बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। और नेक्स्ट है इट इंक्रीजेज इंटरस्टिशियल लेवल ऑफ सोडियम। सो नेक्स्ट लो सोडियम लेवल जो था इसने उसको भी बैक टू नॉर्मल लेवल में लेके आना है। और बाकी जो वाटर एंड ब्लड वॉल्यूम की लो लेवल है उनको भी बैक टू नॉर्मल लेके आना है। वो कैसे कि ये वाटर रिटेंशन करवाना शुरू कर देता है, क्योंकि सोडियम एक सोल्यूट के तौर पे एक्ट करेगा और सोल्यूट जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे सॉल्वेंट भी ज़्यादा होगा। सो वाटर की रिटेंशन शुरू हो जाएगी और जिसकी वजह से हमारा ब्लड वॉल्यूम भी इवेंचुअली इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ हार्मोन्स हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। दे आर प्रोड्यूस्ड इन जोना फेसिकुलेटा। सो ये सेकेंड जोन पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। द प्राइमरी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज बाय द एड्रिनल ग्लैंड इन ह्यूमन इज कोर्टिसोल। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट किया जाता है वो मेनली कौन सा है, कोर्टिसोल। इट इज सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन ACTH फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो इसकी सिक्रीशन की जो रेगुलेशन होगी वो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से होगी। तो सबसे पहले ACTH रिलीज किया जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से और फिर हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की सिक्रीशन होगी। अपॉन बाइंडिंग टू इट्स टारगेट कोर्टिसोल इनहेंसेस मेटाबॉलिज्म इन डिफरेंट वेज। सो जैसे ही कोर्टिसोल अपने टारगेट साइट पे बाइंड करता है तो वो हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। अब वो क्या क्या करेगा, इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम द बॉडी। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अमाइनो एसिड्स को बनाएगा, अमाइनो एसिड्स को रिलीज करवाएगा। इट स्टिमुलेट्स लिपोलाइसिस एंड लिपोलाइसिस क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, कि ये हमारी बॉडी में लिपोलाइसिस को स्टिमुलेट करेगा। फिर नेक्स्ट है इट स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है कि हमारी बॉडी में नए से नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बनना, द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम न्यूली रिलीज्ड अमाइनो एसिड एंड लिपिड्स। सो ये जो हमारे अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स रिलीज किए जाते हैं या उनकी जो ब्रेक डाउन होती है, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट से क्या बनता है, हमारे ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज इवेंचुअली हमारे एनर्जी लेवल को इंक्रीज करते हैं। इट इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस बाय इनहिबिटिंग ग्लूकोज अपटेक इनटू मसल्स एंड फैट सेल्स। तो ये हमारे स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में बॉडी में इंक्रीज ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। तो यहाँ पे ये शो किया गया है कि जो हमारा कॉर्टिसोल है वो स्ट्रेस कंडीशन में भी रिलीज होता है और उसके रिलीज के बाद क्या होता है कि सारी जो एनर्जी है वो हमारी ब्रेन की तरफ चली जाती है ताकि वो स्ट्रेस के साथ अच्छे से डील कर सके और बॉडी से जो एनर्जी की अपटेक होती है वो थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है। इट स्ट्रेंथन्स कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, इट इंक्रीज वाटर रिटेंशन, इट हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जिक इफेक्ट्स। सो कॉर्टिसोल का एक तो स्ट्रेस में होता है रोल, सेकंड ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छा है, थर्ड ये हमारी इन्फ्लामेटरी के एक्शंस के लिए भी अच्छा होता है और ये हमारी एलर्जिक में भी हेल्पफुल होता है। तो ये क्या करता है, इन रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस हमारे जो हार्ट है उसका वर्कलोड, उसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आए, ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हमारे ब्रेन तक लेके जाए। तो इस तरह ये हमारे स्ट्रेस में हमारे स्ट्रेस को डील करने में हेल्पफुल होता है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ हार्मोन्स जो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज की जाती है वो है एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस मेनली क्या होते हैं, ये हैं सेक्स हार्मोन्स जो मेल्स एंड फीमेल्स में रिलीज किए जाते हैं। सो एंड्रोजेंस को हम एंड्रोजेनिक हार्मोन्स भी कहते हैं और ये स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में
मेल एंड फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक की डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस में हेल्पफुल होते हैं। और ये सब कुछ कैसे करते हैं? बाय बाइंडिंग टू एंड्रोजन रिसेप्टर्स। इनके रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में जिनके साथ इन्होंने बाइंड करके अपने फंक्शन को परफॉर्म करना होता है। एंड्रोजेंस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1936। तो सबसे पहले एंड्रोजेंस को 1936 में डिस्कवर किया गया था। एंड्रोजेंस आर आल्सो द ओरिजिनल स्टेरॉइड्स, और ये ओरिजिनल स्टेरॉइड्स होते हैं एंड द प्रिकर्सर्स ऑफ ऑल एस्ट्रोजेंस, और एस्ट्रोजेंस के प्रिकर्सर्स होते हैं। अब एस्ट्रोजेंस क्या है? ये फीमेल हार्मोन है जिसने फीमेल कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करना होता है। द प्राइमरी एंड मोस्ट वेल नोन एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा यहाँ पे एक और एंड्रोजेंस है टेस्टोस्टेरोन जिसने मेल कैरेक्टरिस्टिक की डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस में हेल्प करना होता है। और इसके अलावा ये स्पर्म्स की प्रोडक्शन और इस तरह की सारी चीज़ों को मेंटेन करता है। सो हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्ट्रक्चर, उसके हार्मोन्स को देख लिया। नेक्स्ट है हमारा एड्रिनल मेड्यूला। इट कंसिस्ट ऑफ सेल दैट सिक्रेट्स एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। सो इसके हार्मोन्स होंगे एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, और ये ऐसी सेल से बना होगा जो कि इन दोनों को रिलीज करेगा। और इनके अलावा कुछ अमाउंट में डोपामिन भी रिलीज किया जाता है। नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये हार्मोन्स हैं, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, और ये रिलीज होते हैं विद द स्टिमुलेशन जो कि हमारे सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की तरफ से आती है, कंपोज्ड मेनली ऑफ हार्मोन प्रोड्यूसिंग क्रोमाफिन सेल्स। तो यहाँ पे हमारे एड्रिनल मेड्यूला में प्रेजेंट होते हैं क्रोमाफिन सेल्स जिन्होंने हमारे हार्मोन को प्रोड्यूस करना होता है। द एड्रिनल मेड्यूला इज द प्रिंसिपल साइट ऑफ द कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड टायरोसिन इनटू कैटेकोलामाइंस एड्रिनालिन। और हमारी एड्रिनल मेड्यूला में नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन कैसे बनते हैं कि हमारी एड्रिनल मेड्यूला में टायरोसिन अमाइनो एसिड को चेंज किया जाता है, ये कन्वर्ट किया जाता है हमारे कैटेकोलामाइंस एड्रिनालिन और नॉर एड्रिनालिन में और डोपामिन में। सो अब हम अपने मेन हार्मोन जो कि हमारी एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज किए जाते हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है एपिनेफ्रिन, इसको हम कहते हैं, और इसके अलावा इसको हम कहेंगे एड्रिनालिन इज अ हार्मोन एंड अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये एक हार्मोन भी है और एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है। अब हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर में क्या डिफरेंस होगा? मेनली जो हार्मोन होता है वो फंक्शन कैसे करता है? जब एक हार्मोन को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किया जाता है एज अ केमिकल या एज अ मैसेज, तो वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अपने टारगेट साइट में जाता है। लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर में क्या होता है कि ये भी बेसिकली केमिकल्स होते हैं, मैसेजेस होते हैं, लेकिन ये ट्रेवल करते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। इट इंक्रीजेस हार्ट रेट। तो यहाँ क्या क्या करेगा? ये हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। ये डिफरेंट फंक्शंस हैं या इफेक्ट्स हैं जो एपिनेफ्रिन के होते हैं। हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, और मेनली अगर हम देखें ना तो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन फाइट और फ्लाइट मोड में हेल्प करते हैं। फाइट और फ्लाइट मोड में क्या होता है? ऐसी स्ट्रेस कंडीशन होती है जिसमें हमने बहुत ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स करना होता है, और रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ब्रेन को दी जाती है ताकि वो उस स्ट्रेस कंडीशन से अच्छी तरीके से डील करे, और जो एनर्जी अपटेक हमारी बॉडी ऑर्गन्स, अदर बॉडी ऑर्गन से होती है, उसको थोड़ा कम कर दिया जाता है। तो ये हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पंप होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज ब्रेन की तरफ जाएगा। फिर उसके अलावा ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लड वेसल्स, कि हमारी ब्लड वेसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जो हमारा ब्लड वेसल्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे उससे क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। डायलेट्स एयर पैसेजेस एंड पार्टिसिपेट्स इन द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसके अलावा ये हमारे एयर पैसेजेस को डायलेट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो भी हमारी ब्रेन की तरफ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज जाए, वो एनर्जी जो हमारी ब्रेन को इस टाइम बहुत ज़्यादा नीडेड है उस रिस्पॉन्स के लिए, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए, वो हमारी ब्रेन को प्रोवाइड की जा सके। सो फाइट और फ्लाइट मोड में क्या होता है कि मेनली अगर इसकी कॉमन एग्जांपल दी जाए कि हम अगर हमारे पीछे कुत्ता लग गया है तो या तो हमने वहाँ से फाइट करनी है, मीन्स के कुछ ऐसा करना है कि उससे हम अपनी जान छुड़ा सकें, या सिंपली हमने वहाँ से भाग जाना होता है। तो फाइट और फ्लाइट मोड में, इन दोनों मोड में, एक तो हमारी बॉडी में उन पार्ट्स को जो कि एक्चुअली एक्टिव हैं हमारी फाइट और फ्लाइट मोड में सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, लाइक ब्रेन, जहाँ से आइडियाज़ आना है कि हमने नेक्स्ट क्या करना है कि हम उससे अपनी जान छुड़ा सकें, या कुछ मसल्स लाइक हमारी लेग्स वगैरह
जो भागने में हेल्प करेंगी। इन जगहों पे ब्लड और ऑक्सीजन की जो लेवल है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है और बाकी ऑर्गन जो कि अभी इस रिस्पॉन्स में ज़्यादा एक्टिव नहीं है वहाँ से उन दोनों चीज़ों की लाइक ब्लड और ऑक्सीजन की जो अपटेक है वो कम कर दी जाती है। तो एड्रेनालिन जो टर्म है उसको ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड एड्रीन से और एड्रीन का मतलब है ऑन द किडनी। ये किस चीज़ को शो कर रहा है? ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन को शो कर रहा है जिससे एड्रीनालिन रिलीज किया जाता है या सिक्रेट किया जाता है। सो नेक्स्ट है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन आल्सो कॉल्ड नॉरएड्रेनालाइन इज अ कैटेकोलामाइन विद मल्टीपल रोल्स इंक्लूडिंग एज अ हार्मोन एंड अ न्यूरोट्रांसमीटर। सो ये भी एपिनेफ्रिन की तरह एज अ न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन एक्ट करेगा, एज अ स्ट्रेस हार्मोन एक्ट करेगा। Norepinephrine affects part of the brain where attention and responding actions are controlled. So ये हमारी ब्रेन की उस पार्ट्स को इफेक्ट करेगा जहाँ पे अटेंशन और रिस्पॉन्डिंग एक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। Along with epinephrine, norepinephrine also underlies the fight and flight mood। तो ये भी हमारे fight and flight response में हेल्पफुल होता है, हेल्प करता है। डायरेक्टली इंक्रीजिंग हार्ट रेट, इसने भी इंक्रीज करना होता है हार्ट रेट, ट्रिगरिंग द रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम एनर्जी स्टोर्स और एनर्जी स्टोर से ग्लूकोज की रिलीज को इंक्रीज करवाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो। एंड इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू द स्केलेटन मसल, और ये हमारे स्केलेटन मसल्स की तरफ जो ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज करवाता है। सो देखा जाए तो ये हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में बहुत हेल्पफुल होता है। कैसे कि जैसे ये हमारी ब्रेन से अटेंशन और रिस्पॉन्डिंग एक्शंस जहाँ पे कंट्रोल किए जाते हैं उस एरिया को अफेक्ट करता है कि हमारे ब्रेन से अच्छे आइडियाज़ आएँ। और सेकंड, ये हमारे स्केलेटन मसल्स में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवा देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वहाँ पे जाए और वो एक्शन में आ सके। लाइक अगर रनिंग एक्शन है, फ्लाइट एक्शन है, तो हमारे ब्लड स्केलेटन मसल ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी उनकी तरफ जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकें। तो ये थे हमारे एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन्स और उनके एक्शंस। अब नेक्स्ट आ जाएगी रेगुलेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स। तो रेगुलेशन में सबसे पहले हम अपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल के रेगुलेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे हाइपोथैलेमस से जो कि कंट्रोलिंग सेंटर है वहाँ से रिलीज होगा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और इस हार्मोन ने क्या करना है, पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ आना है और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस से सीआरएच और पिट्यूटरी से एसीटीएच रिलीज होगा और फिर जो एसीटीएच है वो जाएगा हमारे एड्रिनल ग्लैंड की तरफ और फिर हमारे एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होगा कॉर्टिसोल। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ स्ट्रेस, जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है तो हमारे हाइपोथैलेमस में मैसेज आएगा और उससे सीआरएच रिलीज होगा, फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ आएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होगा, उसने आना है एड्रिनल ग्लैंड की तरफ और वहाँ से होगा कोर्टिसोल। अब कोर्टिसोल ने क्या करना है कि हमारे स्ट्रेस को कम करना है और जैसे ही स्ट्रेस कम हो जाएगा तो हमारे हाइपोथैलेमस से सीआरएच की जो सिक्रीशन है वो कम हो जाएगी और अगर उसकी सिक्रीशन कम होगी तो इवेंचुअली जो हमारा कोर्टिसोल का लेवल है वो भी कम हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो कोर्टिसोल है उसकी रेगुलेशन होती है हमारी बॉडी में। सो नेक्स्ट है मिनरल कोर्टिकोइड की रेगुलेशन। सो क्या होता है कि अगर सोडियम लेवल कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर जो है वो भी कम हो जाता है। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होगा या सोडियम लेवल कम होगा तो क्या होता है कि हमारे ब्लड का वॉल्यूम भी कम होगा, फिर जब वो वॉल्यूम कम होगा ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है मेनली तौर पे कि जब ब्लड प्रेशर या सोडियम का लेवल कम होता है तो मैसेज आता है हमारी किडनी की तरफ एंड किडनी के जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं रेनिन को। रेनिन के बाद क्या होता है कि रेनिन को कन्वर्ट किया जाता है एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 में और फिर एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट किया जाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से एंजियोटेंसिन 2 में।
जब ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होते हैं तो क्या होता है कि एड्रिनल कोर्टेक्स से रिलीज किया जाता है एल्डोस्टेरोन को, और एल्डोस्टेरोन फिर क्या करता है, हमारी किडनी से सोडियम की जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो सोडियम लेवल है वो वापस से नॉर्मल में आ जाता है। तो जब एल्डोस्टेरोन अपने फंक्शन को परफॉर्म कर लेगा, सोडियम का जो लेवल है वो बैक टू नॉर्मल आ जाएगा, तो फिर क्या होगा कि वापस से नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ब्रेन को एक मैसेज आएगा कि अब उसका जो लेवल है वो नॉर्मल हो गया है। तो ब्रेन फिर किडनी को मैसेज भेजेगा कि अब वहाँ से रेनिन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाए। तो जैसे ही रेनिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो इवेंचुअली हमारा जो एल्डोस्टेरोन है उसकी सिक्रीशन भी कम हो जाएगी। तो इस तरह हमारे एल्डोस्टेरोन की जो सिक्रीशन या उसकी जो रेगुलेशन होती है वो हमारी बॉडी में ऐसे कंट्रोल की जाती है। ये थी हमारी एड्रिनल ग्लैंड, उसकी एनाटमी, उसके हार्मोन्स, उनके फंक्शंस और उनके रेगुलेशंस। आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्टिल देन अल्लाह हाफिज़।